एटर्नल नाइट एक गहरी और अंधेरी मेलोडी थी। उसमें हत्या, मौत और अनंत अंधकार की भावना भरी हुई थी। जैसे ही यह मेलोडी बजाई जाती, ऐसा लगता मानो कोई इंसान अंतहीन रात में डूब गया हो, जहां सिर्फ निराशा और घुटन थी। एजेंट ने बिना किसी झिझक के लियोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, क्योंकि उसने पहले ही लियोन को एटर्नल नाइट बजाते हुए सुना था। एजेंट को यकीन था कि लियोन एक बार फिर कोई बड़ा चमत्कार करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी लियोन ने कभी यह नहीं बताया कि एटर्नल नाइट किसने कंपोज की थी। एजेंट बस इतना जानता था कि लियोन के पीछे एक रहस्यमय कंपोजर था। हर 1 या 2 साल में वह कंपोजर लियोन को एक नई मेलोडी देता था, और उस कंपोजर की स्टाइल रेंज बहुत व्यापक थी। एटर्नल नाइट के बाद आई ब्रेकिंग विंड, जो पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई थी। फिर आई स्लोली राइजिंग स्टार्स, जो युवावस्था की प्रशंसा करती थी। हालांकि इन मेलोडीज की स्टाइल एक दूसरे से बहुत अलग थी, लेकिन हर एक ने रिलीज होते ही जबरदस्त प्रभाव डाला। कई लोग ये जानने की कोशिश करते रहे कि लियोन के पीछे ये रहस्यमय कंपोजर कौन है, लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा सका। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही कंपोजर लियोन की सीनियर सिस्टर होगी, जिसके बारे में वह और उसका टीचर बात करते थे। तुम वाकई बहुत चुप रहने वाले हो, एजेंट ने लियोन को देखा। वह ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं करती। लियोन ने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं सबको बता दूंगा? एजेंट ने आंखें घुमाई। लियोन ने हल्की शर्मिंदगी में अपनी नाक रगड़ी। अब जबकि वही कंपोजर है तो शायद मौका बन जाए। लेकिन तुम तो हमेशा कहते थे कि वह लोकी है, क्या वह इस बार तुम्हारे लिए स्टेज पर आने को तैयार है? एजेंट ने पूछा। कुछ पल के लिए लियोन चुप रह गया। उसने फिर से अपने फोन की ओर देखा, अब भी कोई रिप्लाई नहीं था। उसने अब तक जवाब नहीं दिया। शायद वह अभी व्यस्त है, लियोन ने कहा। कभी कभी उसकी सीनियर सिस्टर अचानक कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती थी। वैसे भी उसने कभी किसी मैसेज का तुरंत जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब समय बहुत कम है, परफॉर्मेंस शुरू होने में 2 घंटे से भी कम है। क्या तुम्हारी सीनियर सिस्टर समय पर पहुंच पाएगी? एजेंट ने घड़ी देखी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। लियोन ने गहरी सांस ली। वह खुद भी मरीना की आदतों को नहीं समझ पाता था। मुझे लगता है थोड़ा रिस्क है, मैं किसी और को कांटेक्ट करता हूँ ताकि कोई बैकअप रहे, एजेंट ने कहा। ऑलराइट, लियोन ने सिर हिलाया। वह चाहता था कि मरीना ही उसकी जगह ले, लेकिन ये परफॉर्मेंस बहुत अहम थी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए प्लान बी भी जरूरी था। एजेंट बाहर गया और तुरंत अपने एंटरटेनमेंट सर्कल के कॉन्टैक्ट सक्रिय कर दिए। आधे घंटे बाद वह वापस लौटा। मैंने फिलहाल एक कैंडिडेट तय कर ली है, वह रास्ते में है, एजेंट ने कहा। कौन है? लियोन ने पूछा। हैना चैंप, क्या तुम्हें याद है उसे? एजेंट ने जवाब दिया। हैना चैंप? लियोन ने आंखें सिकोड़कर सोचा, कोई याद नहीं आया। वही लड़की जो कुछ साल पहले तुम्हारे टीचर की स्टूडेंट बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे टीचर ने कहा था कि उसमें स्किल तो है पर टैलेंट नहीं, इसलिए उसे मना कर दिया था, एजेंट ने याद दिलाया। अब याद आया, लियोन ने कहा। वह पियानो अच्छी तरह बजाती थी। वह अब देश में अच्छा कर रही है, युवा महिला पियानिस्ट्स में से एक बेहतरीन नाम है। मैंने उससे बात की है और वह मदद करने के लिए तैयार है। सच कहूं तो वह अच्छी स्वभाव की लड़की है। भले ही उसे पहले तुम्हारे टीचर ने मना किया था, फिर भी वह आज तुम्हारी मदद करने आए हैं। एजेंट ने राहत की सांस ली। कम से कम कोई तो लियोन की जगह पर प्रदर्शन करने आ रहा था। लियोन ज्यादा कुछ नहीं बोला। वह बस अपने फोन को देखता रहा। मरीना आखिरकार क्या रही है? उसने अब तक रिप्लाई क्यों नहीं किया? समय बचाने के लिए एजेंट ने हैना को सीधे कॉन्सर्ट हॉल पर बुला लिया। परफॉर्मेंस से आधा घंटा पहले हैना पहुंची। मिस चैंप, इस बार मदद के लिए बहुत शुक्रिया, एजेंट मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। कोई बात नहीं, मैं मिस्टर नैन्सन की टीचर की स्टूडेंट बनने से बस एक कदम दूर रह गई थी, तो ये छोटा काम मैं कर सकती हूँ, हैना ने कहा और उसकी नजर लियोन पर गई। लियोन ने हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। यह आज की मेलोडी है, कृपया इसे पहले देख लीजिए। वक्त कम है, इसलिए शायद अभ्यास का ज्यादा समय न मिले, एजेंट ने कहा और उसको निकालने लगा। लेकिन हैना ने हाथ उठाकर मना कर दिया। मैं आज अपनी मेलोडी लाई हूँ। वॉट? एजेंट कुछ समझ नहीं पाया। परफॉर्मेंस में सिर्फ आधा घंटा बचा है, इतनी जल्दी नई मेलोडी सीखना मुश्किल है और परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं अपनी खुद की मेलोडी बजाऊंगी जो मैंने खुद कंपोज की है। मैं उससे परिचित हूँ, तो कोई गलती नहीं होगी, हैना ने कहा। लियोन ने भौहें सिकोड़ ली। अब एजेंट समझ गया कि हैना का असली इरादा क्या है। वह लियोन की मदद करने नहीं, बल्कि अपनी नई मेलोडी को प्रमोट करने आई थी। मिस चैंप, यह मेलोडी पहले ही जमा हो चुकी है, आखिरी पल में बदलना थोड़ा अनुचित होगा, एजेंट ने ठंडे स्वर में कहा। अब उसका उत्साह गायब था। हैना साफ तौर पर लियोन की प्रसिद्धि का सहारा लेकर खुद का नाम बनाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल एजेंट के पास कोई और विकल्प नहीं था। मिस्टर नैन्सन, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही। अगर आपको लगता है कि मेरा सुझाव गलत है तो किसी और को बुला लीजिए, हैना ने आत्मविश्वास से कहा। उसे पता था कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। वह महीनों पहले से इस परफॉर्मेंस के बारे में जानती थी। उसने भी हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया था, पर चुना गया था लियोन। वह इस बात से बहुत नाराज हुई थी। अब जब यह मौका फिर उसके पास आया तो उसे लगा ये किस्मत है। उसे ये भी पता था कि साइमन आज की परफॉर्मेंस देखने आने वाला है। वह मंच पर खुद का सबसे चमकदार रूप दिखाना चाहती थी, ताकि साइमन को यकीन हो जाए कि वही है जो उसके साथ खड़े रहने के लायक है। लियोन और एजेंट के चेहरे उतर गए। दोनों अब साफ समझ चुके थे कि हैना क्या करने आए हैं, लेकिन उसके अलावा लियोन की जगह लेने वाला कोई और नहीं था। लियोन और एजेंट ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को ऐसा लगा मानो उन्होंने कोई कीड़ा निगल लिया हो। फिर भी उनके पास हैना की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसी वक्त पीछे से एक ठंडी और दृढ़ आवाज गूंजी। मुझे तुम्हारा सुझाव बिल्कुल बेकार लगा, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। यह आवाज सुनते ही लियोन ने सिर उठाया। दरवाजे पर मरीना को खड़ा देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। मरीना, उसकी सीनियर सिस्टर आखिरकार आ गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैना पलटी और मरीना को देखा। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। मरीना ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधा लियोन के पास चली गई।
तुम दिन ब दिन और लापरवाह होते जा रहे हो। अगर वो बूढ़ा आदमी जान गया कि तुमने बाहर उसका नाम यूं बदनाम किया और किसी बेढंगी लड़की को भी काबू में नहीं रख पाए, तो वापसी पर वो तुम्हें ग्रुप से निकाल देगा। मरीना ने ताना मारा। ये सब मेरी गलती है, लियोन ने सिर झुकाते हुए कहा। मरीना को देखकर उसे जैसे राहत मिल गई हो। फिर उसने हैना की ओर देखा, जो वहीं खड़ी रह गई थी। मिस चैम, तुम्हारा सुझाव खारिज किया जाता है। अब कृपया चली जाओ, लियोन ने दृढ़ आवाज में कहा। लियोन नैन्सन, सोच लो, अभी तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर तुमने मुझे मना किया तो तुम्हारा परफॉर्मेंस रद्द हो जाएगा। हैना को यकीन नहीं हो रहा था कि इस औरत के आते ही लियोन का रवैया पूरी तरह बदल गया। क्या ये औरत भी पियानिस्ट थी? ये संभव नहीं था। हैना को देश विदेश के लगभग सभी प्रसिद्ध पियानिस्ट्स के बारे में पता था और यह चेहरा उसके लिए पूरी तरह अनजान था। इसका मतलब था कि यह औरत उनके म्यूजिक सर्कल से नहीं थी। क्या तुम अब भी यहाँ खड़ी रहोगी? मैंने साफ कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अब भी यहीं टिके रहना तुम्हारी बेहयाई दिखाता है, लियोन ने गुस्से में कहा। वह पहले से ही हैना की हरकतों से परेशान था। बहुत अच्छा, मैं देखती हूँ अब तुम कैसे संभालोगे। हैना का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। वह जाते जाते मरीना की ओर गुस्से भरी नजर से देखती रही। वह मन ही मन बोली, ये औरत वाकई मर्दों को फंसाने में माहिर है। पहले साइमन के घर पर दिखी थी और अब लियोन के साथ। मैंने इसे कम आंका था। यह एक साथ दो मर्दों को अपनी बात मनवाने में सक्षम है। हैना के जाते ही लियोन के एजेंट ने जमीन पर थूक फेंका और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। कितनी बदकिस्मती है, मुझे लगा ये लड़की सच में मदद करना चाहती है, पर ये तो लियोन की परेशानी का फायदा उठाने आई थी। मरीना ने ठंडी नजर से कहा, जब तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं तो वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी? एजेंट कुछ बोलने ही वाला था कि मरीना ने बीच में काट दिया। लियोन पियानो का दीवाना है, उसे सिर्फ प्रैक्टिस आती है। तुम उसका एजेंट हो, तुम्हें समस्या सुलझानी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो खुद दुश्मन को अंदर बुला लिया। मरीना की मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि एजेंट उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिर में उसने मदद की उम्मीद में लियोन की तरफ देखा। ये सीनियर सिस्टर सच में डराने वाली थी। लियोन खुद भी एजेंट से ज्यादा घबराया हुआ दिख रहा था। उसका सिर झुका हुआ था। एजेंट ने मन में सोचा, मैंने इसे बेवजह इतना भरोसा दिया। मरीना, समय बहुत कम है। क्या आप पहले म्यूजिक स्कोर देखना चाहेंगी? आखिर में एजेंट ने धीरे से कहा। वह नहीं जानता था कि मरीना को कैसे संबोधित करे, इसलिए लियोन की तरह बस उसका नाम लिया। मरीना ने तीखी नज़र से उसे देखा। क्या तुम्हें लगता है मुझे उसे देखने की ज़रूरत है? एजेंट कुछ पल के लिए अटक गया, फिर तुरंत बोला, सही कहा, स्कोर तो आपने ही लिखा है, आपको याद ही होगा। कौन सी मेलोडी बजाई जानी है? मरीना ने पूछा। असल में वह स्टेज पर जाने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन अभी हैना को देखकर उसका गुस्सा उभर आया था। उसने उसी वक्त उसे बाहर निकाल दिया और अब खुद को स्टेज पर जाना पड़ने वाला था। स्लोली राइजिंग स्टार्स, लियो ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, मरीना ने शांत स्वर में कहा। मरीना, इस बार तुमने मेरी बहुत मदद की है। परफॉर्मेंस के बाद मैं तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा करूंगा। लियोन भावुक होकर बोला, ऐसा कुछ मत कहना। अगर मुमकिन हो तो भविष्य में हम एक दूसरे से दूर ही रहें। मरीना ने ठंडी नजर डाली। लियोन को उसकी बात का मतलब तुरंत समझ आ गया। वह कभी बिना वजह उसके पास नहीं आता था। हर बार जब वह उसे ढूंढता तो इसके पीछे कोई बड़ी मुसीबत होती। लियोन हल्के से मुस्कुराया। वह जानता था कि मरीना का असर इतना गहरा था कि अगर कोई ज़रूरी बात न हो तो वह उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। मरीना, समय बहुत कम है। चलिए, मैं आपको मेकअप करवाने ले चलता हूँ, एजेंट ने बीच में कहा। मरीना ने सिर हिलाया और उसके साथ ड्रेसिंग रूम की ओर चली गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉल के बाहर लगभग 95% दर्शक यूनिफॉर्म में थे। पहली 3 कतारों में वे लोग बैठे थे जो आमतौर पर सिर्फ टीवी न्यूज़ में दिखते हैं। रथ तीसरी पंक्ति में बैठी थी। उसके पास की एक सीट खाली थी जो हैना के लिए रखी गई थी। साइमन की सीट पहली पंक्ति में थी, मुख्य अतिथियों के पास। रथ की नज़रें साइमन की पीठ पर टिकी थी, उनमें तीव्र भावनाएं झलक रही थीं। रथ, तभी हैना किनारे से झुककर भीतर आई। तुम वापस क्यों आए? साइमन ने आवाज सुनकर पीछे देखा। हैना को लौटते देख उसके माथे पर बल पड़ गए। थोड़ा अनपेक्षित हुआ, हैना ने धीरे से कहा और रथ को सारा हाल बताया। क्या तुम पक्के तौर पर कह सकती हो कि वही औरत थी जिसे तुमने पिछली बार देखा था? रथ का चेहरा ठंडा और सख्त हो गया।
मुझे पूरा यकीन है, हैना ने दृढ़ स्वर में कहा। अच्छा हुआ यहाँ मिल गई। अब मुझे खुद उसके पास जाने की जरूरत नहीं। रथ की आवाज ठंडी थी। लेकिन रथ, आज साइमन भी यहाँ है। क्या वही उस औरत को यहाँ लाया है? हैना ने साइमन की ओर देखा, उसकी आंखों में अब भी हल्का डर था। अगर वह उसे यहाँ लेकर आए तो और भी अच्छा होगा। सोचो जरा, अगर तुम साइमन होते और तुम्हें पता चलता कि जिस लड़की को तुम अपने साथ लाए हो उसका किसी और मर्द से रिश्ता है, तो तुम कैसी प्रतिक्रिया देते? रथ की आवाज थोड़ी तेज हो गई। अब समझ गई, हैना ने तुरंत जवाब दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वह औरत कितनी आकर्षक है जिसने साइमन को इतना दीवाना बना दिया। रथ ने थोड़ी हल्के से उठाए और मंच की तरफ देखने लगी। आज रात लियोन को सबसे पहले परफॉर्म करना था। मरीना ने जैसे ही कपड़े बदले, एक स्टाफ मेंबर उसे बुलाने आ गया। एजेंट ने जल्दी से मरीना को बाहर ले गया। मरीना, गुड लक। लियोन ने विक्ट्री का जेस्चर बनाया। गुड लक। एजेंट ने भी वही किया। मरीना ने दोनों की तरफ आंखें घुमाईं और स्टेज की ओर बढ़ी। इस समय होस्ट अपनी एनर्जेटिक आवाज में ओपनिंग रिमार्क्स और पहले प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दे चुका था। मरीना ने अपनी ड्रेस का नीचे का हिस्सा उठाया और स्टेज पर कदम रखा। मंच के बीचों बीच एक काला पियानो रखा था। जैसे ही मरीना स्टेज पर चली, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। थोड़ा उब चुके साइमन की आंखों की पुतलियां भी अनजाने में सिकुड़ गईं। वह यहाँ क्या कर रही है? लेकिन मरीना ने किसी की निगाहों की परवाह नहीं की। वह शांत भाव से पियानो स्टूल पर बैठ गई। तैयार होकर उसने बैंड कंडक्टर की ओर हल्का सिर झुकाया। अगले ही पल हॉल में जोशीली म्यूजिक की धुन गूंज उठी। मरीना की पतली उंगलियां ब्लैक और व्हाइट कीज पर नाचने लगी। एक तेज स्पॉटलाइट उसके सिर पर सीधा पड़ रहा था। उसका सुंदर चेहरा पूरे दर्शकों के सामने जगमगा उठा। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी, निगाहें आत्मविश्वास से भरी हुई। इस पल वह जैसे खुद उस मेलोडी की नायिका बन गई थी। हिम्मत और संकल्प के साथ वह हर रुकावट को पार कर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ती जा रही थी। दर्शकों की भावनाएं संगीत के साथ बह उठीं। सबके अंदर जोश था, जैसे वे खुद किसी युद्ध के मैदान में उतरने वाले हों। स्टेज के नीचे साइमन की नज़र मरीना पर जमी हुई थी। वह हैरान था, उसे कभी पता नहीं चला था कि मरीना इतना शानदार पियानो बजा सकती है। वह सोच रहा था, ये औरत उसे और कितने प्लेजेंट सरप्राइजेस दे सकती है। आखिर में मरीना ने अपना परफॉर्मेंस पूरी परफेक्शन के साथ समाप्त किया। दर्शक अब भी उस संगीत के जादू में डूबे थे। जब मरीना झुककर बो करने लगी, तभी सब होश में आए और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहाँ तक कि जब होस्ट फिर से स्टेज पर आया, तब भी तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। नीचे बैठी हैना ने गुस्से में अपनी ड्रेस को लगभग फाड़ डाला। चाहे जितना भी नकारना चाहे, वह इस सच्चाई को बदल नहीं सकती थी कि इस औरत ने अभी अभी पूरे हॉल को हिला देने वाला परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ तक कि हैना को भी लग रहा था कि वह खुद कभी ऐसा असर नहीं पैदा कर सकती। ये औरत इतना अच्छा पियानो कैसे बजा सकती है? मैंने इसे पहले कभी बजाते क्यों नहीं देखा? कभी इसका नाम क्यों नहीं सुना? हैना ने साइमन की ओर देखा, और ठीक वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। साइमन की निगाहें उस औरत पर जमी थीं, जब तक वह स्टेज से उतर नहीं गई। हैना का चेहरा और भी मुरझा गया। रथ के चेहरे का भाव भी थोड़ा बदल गया था, लेकिन उसकी सेल्फ कंट्रोल हैना से कहीं बेहतर थी, इसलिए वह जल्दी संभल गई। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसकी यह छोटी सी चाल देखकर डर गई क्या? रथ ने ठंडे स्वर में कहा। हैना ने तुरंत अपने चेहरे से सारे भाव मिटा दिए। याद रखो तुम कौन हो। उन एक्ट्रेसेस की तरह खुद को नीचे मत गिराओ, रथ ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, हैना ने झट से जवाब दिया। तो क्या हुआ अगर वह अच्छा पियानो बजा लेती है? मैं रथ की चुनी हुई कैंडिडेट हूँ, हर्नांडेज परिवार की अगली होस्टेस बनने के लिए। मुझे बचपन से ही उसी स्तर की औरत बनने की ट्रेनिंग मिली है। मैं जनबरफ के सबसे अमीर परिवार की अगली महिला प्रमुख बनूंगी। मुझे ऐसे छोटे मोटे दृश्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। हैना ने तुरंत अपनी एक्सप्रेशन और बैठने की मुद्रा ठीक की। वह फिर से एक हाई क्लास यंग लेडी बन गई थी। रथ और हैना अब तक नहीं समझ पाई थी कि मरीना असल में कौन थी। पहले मरीना शायद ही कभी किसी अमीरों की बोरिंग पार्टीज में जाती थी। वह हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहती थी। फिर अचानक 3 साल के लिए गायब हो गई। जनबरफ के एलीट सर्कल्स में बस इतना ही पता था कि बेली फैमिली की एक बड़ी बेटी है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह दिखती कैसी है। स्टेज से उतरते ही लियोन और एजेंट उसकी ओर दौड़ पड़े। दोनों की आंखों में लगभग आंसू थे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मरीना ने भौहें सिकोड़ लीं।
मरीना, क्या तुम सच में पियानो को करियर नहीं बनाना चाहती? मैं गारंटी देता हूँ मैं तुम्हें दूसरा लियोन बना सकता हूँ। नहीं, तुम तो लियोन से भी आगे निकल जाओगी। वह तुम्हारे सामने कुछ नहीं। एजेंट ने बेहद उत्साहित होकर कहा। लियोन इतना शर्मिंदा हुआ कि बोल नहीं सका। उसने मन में सोचा, मैं यही खड़ा हूँ, थोड़ा मेरा भी ख्याल रखो। मुझे दिलचस्पी नहीं है, मरीना ने ठंडे लहजे में कहा। इतनी जल्दी मत मना करो, सोच लो, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर तुम पियानो वर्ल्ड में आना चाहो तो सीधे मुझसे संपर्क करना। एजेंट ने आदर से कार्ड उसकी ओर बढ़ाया। धन्यवाद, पर मेरा कोई इरादा नहीं है। मरीना ने हाथ तक नहीं उठाया। उसे पता था कि अगर उसका कोई मन नहीं है तो झूठी उम्मीद देना बेकार है। मैंने नतीजा पहले से जान लिया था, पर फिर भी हार नहीं मानूंगा। एजेंट ने लंबी सांस ली। फिर उसने लियोन की ओर देखा और जोर से आह भरी। अब उसे समझ आ गया था कि लियोन का टीचर उसे देखकर क्यों अक्सर निराश हो जाता था। मरीना की तुलना में लियोन की प्रतिभा सच में फीकी थी। अब जब सब ठीक हो गया तो मैं निकलती हूँ, मरीना ने कहा। वह यहाँ ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं रखती थी। उसे डर था कि कहीं किसी जान पहचान वाले से सामना न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर में बैंक्वेट है। मरीना, नहीं रहोगी? बहुत बड़े लोग आए हैं, लियोन ने कहा। नहीं, मुझे नहीं रहना। मरीना ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ, लियोन ने कहा। मरीना के चेहरे का भाव देखकर उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। वह हमेशा से दूसरों से अलग रही थी। जो चीजें लोग पाने के लिए तरसते थे, वही बातें मरीना के लिए बेमानी थी। जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मरीना ने कहा। वह जानती थी लियोन के पास अभी और काम है, इसलिए उसका वक्त नहीं लेना चाहती थी। वह मुड़ी और बाहर की ओर चली, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि कोई उसके रास्ते में खड़ा था। सामने खड़ी उस मध्य आयु महिला को देखते ही मरीना ने हल्का भौहें चढ़ा ली। वो महिला, जिसे हैना कहा गया था, उस औरत का हाथ पकड़े हुई थी। लग रहा था कि दोनों के बीच का रिश्ता काफी नजदीकी है। तुम्हारा नाम क्या है? मध्य आयु महिला ने घमंडी लहजे में पूछा। उसके अंदाज से साफ था कि वो किसी आम परिवार से नहीं, बल्कि किसी रईस खानदान से थी। लेकिन अफसोस, मरीना को किसी से डर नहीं लगता था। टॉम, डिक या हैरी जैसे लोग मेरे नाम के लायक नहीं हैं। मरीना हमेशा ऐसी ही थी, जो उसका सम्मान करे वो भी उसी तरह जवाब देती। लेकिन जो उसके सामने अकड़ दिखाए, उसे वो और ज्यादा तीखे अंदाज में जवाब देती। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पता है तुम किससे बात कर रही हो? हैना भड़क उठी। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? मरीना की नज़र में खतरा झलक रहा था। किसी वजह से हैना के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये मुझसे थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन इसकी मौजूदगी मुझसे कहीं ज्यादा दबाव डालती है। कम उम्र में इतना गुस्सा। सुनो लड़की, मैं सलाह देती हूँ कि सिर्फ जवानी और खूबसूरती पर भरोसा कर अमीरी के सपने मत देखो। कुछ चीजें तुम्हारे बस की नहीं होती, मध्य आयु महिला रथ ने ठंडे स्वर में कहा। रथ की नज़र में तिरस्कार साफ था। उसके लिए मरीना बस एक ऐसी औरत थी जो अपने चेहरे के दम पर ऊंचा दर्जा पाने की कोशिश कर रही थी, अमीरी और रुतबा पाने की कोशिश। मैडम, क्या आपने सोचा है कि शायद मैं पहले से ही ताकतवर और अमीर हूँ? मरीना ने व्यंग्य से कहा। ओह, बस कुछ गाने स्टेज पर गा लेने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। लड़की, तुम अभी बहुत छोटी हो। इस दुनिया में कई दीवारें हैं जिन्हें तुम पार नहीं कर सकती, रथ बोली। रथ मरीना की बातों से गुस्से में नहीं आई। उसे लगा मरीना बस एक घमंडी लेकिन नासमझ लड़की है। वो बस उसे उसकी औकात दिखाकर पीछे हटाना चाहती थी। ऐसा है, बताओ कौन सी दीवार है जो मैं पार नहीं कर सकती? मरीना मुस्कराई। इसी बीच लियोन और उसका एजेंट वहां पहुंच गए। हैना और रथ को देखकर उनके चेहरे उतर गए। रथ के कपड़े और चाल ढाल से साफ था कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी। धत, हैना खुद तो हार रही थी, अब किसी और को बुला लाई। कितनी घटिया बात है, लियोन बुदबुदाया। कोई फायदा नहीं, किसी निकम्मे की मदद करने वाला भी निकम्मा ही होता है, मरीना ने बेझिझक कहा। ये सुनते ही रथ का चेहरा बदल गया। उसने सोचा, अगर इसे सबक न सिखाया तो ये सुधरेगी नहीं। रथ ने फोन निकाला और कॉल लगाई। मिस्टर बॉनर, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई है, क्या आप आ सकते हैं? ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगी, कॉल खत्म कर रथ ने कहा। लड़की, अब भी वक्त है माफी मांग लो, वरना मिस्टर बॉनर के आने के बाद मौका नहीं मिलेगा। मरीना ने आंखें उठाईं। अगर तुम अभी सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगो तो मैं भी बात खत्म समझ लूंगी।
कितनी बेशर्मी है तुम्हारी। रथ का चेहरा ठंडा पड़ गया। हैना मन ही मन मुस्कुराए। अब तो ये बच नहीं पाएगी। लियोन घबरा कर बोला, मरीना, ये दोनों काफी ताकतवर लगती हैं। तुम वापस चली जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। मरीना ने नीचे देखा और कहा, तुम चाहते हो मैं जाऊं? मुझे डर है ये तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगी। सब जानते थे कि लियोन थोड़ा डरपोक था, लेकिन मरीना को आश्चर्य हुआ कि आज वो उसके लिए खड़ा हो गया। मैंने हमारे टीचर को मैसेज भेज दिया है, वो आते ही होंगे। देखना, ये लोग उनसे भी नहीं डरेंगे क्या? लियोन ने गर्व से कहा। बुरा नहीं, अब तुम्हें मदद लेना भी आ गया, मरीना ने मुस्कुराकर कहा। लियोन ने ताना मारा, मैंने ये उसी से सीखा, जो हर बार किसी को बुला लेती है और खुद कुछ नहीं करती। इसी दौरान एक 40 वर्षीय आदमी वहां पहुंचा। वो सलीकेदार सूट में था, सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे और सधे हुए बालों के साथ। चेहरे पर गंभीरता और आत्मविश्वास झलक रहा था। मिस्टर बोना, आप आ गए, रथ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो ईथन बोना था, जनबरफ के मेयर का सचिव। मिसेस हर्नांडेज, क्या हुआ यहाँ? ईथन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। रथ ने कहा, मैं आज के परफॉर्मेंस में आई थी, जिसके प्रोग्राम पहले से तय थे। लेकिन अचानक मैंने देखा कि एक कलाकार को बिना सूचना बदला गया है। आज कई उच्च अधिकारी यहाँ हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं ताकि कोई बड़ी गलती न हो। रथ का मकसद था ईथन के सामने मरीना को संदिग्ध साबित करना। ईथन का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा हुआ, मुझे किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? लियोन बोला, हमने डायरेक्टर को बताया था। मेरा हाथ चोटिल हो गया था, इसलिए मैंने अपनी सीनियर सिस्टर से कहा कि वो परफॉर्म करे। रथ बोली, तुम प्रोफेशनल पियानिस्ट हो, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस से पहले हाथ कैसे चोटिल हो गया? वो भी ठीक उसी वक्त जब डायरेक्टर के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मिस्टर बोना, क्या ये अजीब नहीं लगता? ईथन ने गहरी नज़र से रथ को देखा। वाकई, मामला थोड़ा अजीब है। अनावश्यक विवाद से बचने के लिए तुम सब मेरे साथ चलो, मैं खुद जांच करूंगा। हालांकि ईथन को पता था कि रथ और मरीना के बीच कुछ दुश्मनी है, लेकिन वो रथ की पहचान और प्रभाव से भी वाकिफ था। लियोन तुरंत आगे आया और बोला, अगर किसी को पकड़ना है तो मुझे पकड़ो। इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। इस मामले से जुड़े सभी लोगों को जांच के लिए ले जाया जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। ईथन ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। ये सुनते ही लियोन घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। उसके पीछे खड़ी मरीना ने उसका कंधा हल्के से थपथपाया। लियोन ने पलटकर उसकी ओर देखा। मरीना, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें इस मुसीबत में ले आया, लियोन बोला, आवाज में पछतावा था। लियोन ने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ये लोग मुझे निशाना बना रहे हैं, तुम बस मेरे पीछे रहो, मरीना ने दृढ़ नज़र से कहा। फिर उसने ईथन की ओर देखा। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन से पद पर हैं? तुम्हें पूछने का हक नहीं है, हैना ने तुरंत जवाब दिया। क्यों नहीं पूछ सकती? अगर ये मुझे जांच के लिए ले जाने वाले हैं, तो मुझे तो जानना चाहिए कि कौन मुझे ले जा रहा है ना? मरीना ने बेपरवाही से कहा। ऐसा लग रहा था मानो सामने की स्थिति से वो जरा भी विचलित नहीं थी। रथ का चेहरा थोड़ा बदल गया। मरीना वैसी नहीं लग रही थी जैसी उसने सोची थी। आमतौर पर ताकतवर व्यक्ति के सामने डर दिखता है, पर रथ को मरीना की आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास दिखा। मैं जनबरफ के मेयर का सेक्रेटरी जनरल हूँ, इस कार्यक्रम की सुरक्षा का जिम्मेदार। क्या अब मुझे अधिकार है जांच करने का? ईथन ने अपना परिचय खुद दिया। ओह, तो आप मेयर के सेक्रेटरी जनरल हैं? मरीना ने हल्के से सिर हिलाया। ईथन उसकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह गया। आमतौर पर लोग उसकी पहचान सुनकर झुक जाते थे, पर मरीना की आंखों में तो हल्की सी उपेक्षा झलक रही थी। ईथन ने सोचा, क्या मैंने कुछ गलत देखा, या शायद इस औरत की पहचान साधारण नहीं है। उसने रथ की ओर देखा तो रथ ने हल्के से सिर हिलाया। मतलब, मरीना का कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। ईथन को थोड़ा सुकून मिला। अगर इस लड़की की पहचान मामूली है, तो बस ये दुनिया की सच्चाइयों से अनजान एक नादान युवती है, उसने मन में सोचा। कृपया मेरे साथ चलिए, ईथन ने गंभीरता से कहा। लियोन ने घबरा कर कहा, मरीना, ईथन तो ऊंचे पद पर हैं, शायद हमारे टीचर भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लियोन का चेहरा उतर गया था। उसे कभी नहीं लगा था कि हैना का इतना मजबूत कनेक्शन होगा। मरीना ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करने लगी। संदेश पढ़कर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं जांच में चलूंगी, बस डर है कि कोई मुझे जाने नहीं देगा।
उसने स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हुए जवाब लिखा। मैं नियमों के अनुसार जांच कर रहा हूँ। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, ईथन ने दृढ़ स्वर में कहा। ऐसा है तो पीछे मुड़कर देखिए, मरीना ने भौं उठाए। ईथन ने बिना मुड़े कहा, लड़की, ये चालें मुझ पर मत चलाओ। अगर तुम निर्दोष हो तो मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। उसे लगा मरीना बस समय बर्बाद कर रही है। तभी पीछे से एक हैरान कर देने वाली आवाज आई। मरीना, तुम सच में यहाँ हो? आवाज सुनते ही ईथन का शरीर सख्त हो गया। वो उस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसके मुड़ने से पहले ही एक लंबा आदमी तेजी से आगे बढ़ा और मरीना के पास पहुंचा। मरीना, जब तुम स्टेज पर थी तो लगा चेहरा जाना पहचाना है, पर मेकअप और ड्रेस की वजह से पहचान नहीं पाया। जब तुम्हारा मैसेज मिला तब यकीन हुआ कि वो सच में तुम ही हो। वो आदमी था ब्रेंडन कैरल, जनबरफ का मेयर। ब्रेंडन खुशी से मरीना को गले लगाना चाहता था, पर उसकी सुंदर ड्रेस और सजे रूप को देखकर उसने खुद को रोक लिया। ईथन हकला गया। मिस्टर कैरल, आप इस लड़की को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जिसने मेरी जान बचाई थी, ब्रेंडन ने मुस्कराते हुए कहा। ईथन के मुंह से शब्द नहीं निकले। दोस्त, आपकी दोस्त? उसने अचंभे से दोहराया। ब्रेंडन बोला, कहानी लंबी है। जब मैं पहली बार मरीना से मिला था वो एक लड़के के रूप में थी, नहीं, एक लड़की जो लड़के का रूप लेकर रह रही थी। ये सुनते ही ईथन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रथ की ओर गुस्से से देखा। तुमने तो कहा था ये कोई मामूली लड़की है, तो फिर ये मेयर को कैसे जानती है, और वो भी उसकी जान बचाने वाली? ईथन के मन में उथल पुथल मच गई। इस बार तो तूने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। रथ के चेहरे पर सन्नाटा था। हना इतनी हैरान हुई कि उसका मुंह खुला रह गया। वो मन ही मन बुदबुदाए, क्या मेयर का भी मरीना से रिश्ता है? ब्रेंडन ने इधर उधर देखा। वैसे सब यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ हुआ क्या? मरीना ने सहजता से कहा। कुछ खास नहीं मिस्टर, बॉनर को लगा कि मैं संदिग्ध हूँ तो वो मुझे जांच के लिए ले जाना चाहते थे। क्या? ब्रेंडन ने ईथन की ओर मुड़कर देखा। ईथन के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने जल्दी से कहा, मिसेस हर्नांडेज ने कॉल किया था, उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में आखिरी वक्त पर बदलाव हुआ है, तो मैं जांच के लिए आया। ब्रेंडन की नज़र रथ पर जा टिकी। वो उसे पहचानता तो था, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं था। ब्रेंडन का चेहरा गंभीर हो गया। ईथन, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, फिर भी इतने लापरवाह कैसे हो गए? किसी की बातों पर भरोसा कर लोग उठा ले जाना चाहते थे। क्या तुम भूल गए कि हमारा असली काम जनता की सेवा करना है? मेरी लापरवाही थी, मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। ईथन ने तुरंत सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली। मिस्टर कैरल, हमने मिस्टर बॉनर को ये बात सिर्फ इसलिए बताई थी ताकि परफॉर्मेंस ठीक से हो सके। मिस्टर बॉनर ने भी नियमों के अनुसार काम किया। आप मरीना के साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि वो आपकी जान पहचान की है, रथ ने सहज लहजे में कहा। वो मेयर को नाराज करने से नहीं डरती थी। तुम कहना चाहती हो कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ? ब्रेंडन की गहरी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें क्रूरता की झलक दिखाई दी। ब्रेंडन सेना से आया था। उसमें विद्वानों की शालीनता नहीं थी, बल्कि एक जंगली दबदबा था। जैसे ही उसकी वह आभा फैली, माहौल अचानक भारी हो गया। मैंने ऐसा नहीं कहा मिस्टर कैरल, बस मुझे लगता है कि अपने अधीनस्थ को यूं ही दोष देना थोड़ा अनुचित है। रथ ने निडर होकर ब्रेंडन की आंखों में देखा। रथ के पीछे हर्नांडेज परिवार था, इसलिए ब्रेंडन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अनुचित? हाँ, ब्रेंडन रथ की बात सुनकर हंस पड़ा। फिर उसने मरीना को अपने पास खींचा और उसे रथ के सामने ला खड़ा किया। जानती हो ये कौन है? क्या तुम जानती हो इसने पहले क्या किया है? तुम इसे खतरनाक कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है ये उसके लिए कितना बड़ा अपमान है? ब्रेंडन की आवाज में सख्ती और ठंडक थी। रथ ने हल्का भान सिकोड़ लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रेंडन इतनी भावुक प्रतिक्रिया देगा। आखिर मरीना ने ऐसा क्या किया था? मरीना की आंखें हल्की अंधेरी हुईं, फिर उसने ब्रेंडन का हाथ छुड़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मैं नाराज कैसे न हूँ? उन्होंने तुम्हें अपराधी समझने की हिम्मत की। ब्रेंडन की आवाज में आक्रोश था। वो मुझे शक कर रहे हैं, तुम्हें नहीं। फिर तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? मरीना के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। क्योंकि वो तुम्हें शक कर रहे हैं, इसलिए मैं और ज्यादा नाराज हूँ। ब्रेंडन का चेहरा गंभीर था। मरीना ने बहुत कुछ किया था, यहाँ तक कि ब्रेंडन जैसा आदमी भी उसके आगे फीका पड़ जाता था। ठीक है, अब बस करो, जोर से मत बोलो, वरना कोई और आ जाएगा।
मरीना ने कहा, लेकिन जैसा अक्सर होता है, जिससे डर हो वही हो जाता है। जैसे ही उसने बात पूरी की, कोने से कुछ सैनिक वर्दी वाले लोग बाहर आ गए। ब्रेंडन, तुम्हारी आवाज दूर से ही सुनाई दे गई। इतने सालों में भी तुम्हारा गुस्सा नहीं बदला। अभी बात अधूरी रह गई थी, भाग क्यों गए? आगे वाले बुजुर्ग आदमी ने गंभीर नजर से ब्रेंडन को देखा। मरीना की पीठ उनकी तरफ थी, लेकिन उनकी आवाज सुनकर उसका शरीर सख्त हो गया। क्या संयोग था? उसने ब्रेंडन की ओर देखा, ताकि वो उसकी पहचान छिपा ले और उसे निकलने में मदद करे। लेकिन अगले ही पल वो मूर्ख आदमी उसे धोखा दे गया। मिस्टर डिक्सन, देखिए ये कौन है? ब्रेंडन ने मरीना बेली के कंधे पकड़े और उसे घुमा दिया। मरीना कुछ नहीं बोल पाई। उसे ब्रेंडन का मैसेज जवाब देना अब पछतावा लग रहा था। ब्रेंडन जिस बुजुर्ग को मिस्टर डिक्सन कह रहा था, वो सेना के प्रमुख मैथ्यू डिक्सन थे। जैसे ही उन्होंने मरीना को देखा, वो ठिठक गए। उनकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वो उसे ध्यान से देख रहे हों। मिस्टर डिक्सन, आपने पहचाना नहीं? ये मरीना है, ब्रेंडन ने ऊंची आवाज में कहा। मरीना पूरी तरह निरुत्तर थी, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मिस्टर डिक्सन, उसने गहरी सांस लेकर सम्मान से सलामी दी। सलामी के साथ ही मरीना का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। वो अब एक अद्वितीय सैनिक जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में अधिक दृढ़ता झलक रही थी। तुम लड़की? मैथ्यू की आंखें लाल हो गईं। मरीना की पोशाक देखकर उन्होंने खुद को रोका। तुम तो बिल्कुल बेरहम निकली। बिना अलविदा कहे चली गईं। उनका लहजा डांटने वाला था, पर आंखों में स्नेह था। उस वक्त रुकना व्यर्थ था, मरीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। व्यर्थ? तुम हमेशा हमारी हीरो रहोगी। मैथ्यू का चेहरा गंभीर था। हाँ, हमेशा हमारी हीरो, ब्रेंडन ने तुरंत कहा। मरीना की आंखें नम हो गईं। मुझे याद है जब तुम यूनिफॉर्म में थी तो कितनी खूबसूरत लगती थी। अब तो और भी शालीन दिखती हो। मैथ्यू की आंखें भीगी। जब से मरीना ने कैंप छोड़ा था, मैथ्यू ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर बेकार। वो उनकी सबसे गर्व की सैनिक थी, और अगर वो छिपना चाहे तो कोई उसे नहीं ढूंढ सकता। मिस्टर डिक्सन, आप और गरिमा में लग रहे हैं, मरीना ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। वो किसी की चापलूसी नहीं करती थी, पर मैथ्यू उसके सम्मान के योग्य थे। देखो, अब तुमने प्रशंसा करना भी सीख लिया। मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करता था। अब देखता हूँ तुम ठीक हो, तो चैन मिला। मैथ्यू ने सिर हिलाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मिस्टर डिक्सन, मैं बहुत अच्छा हूँ, मरीना ने दृढ़ स्वर में कहा। तो फिर कब लौट रही हो? तुम्हारी यूनिफॉर्म अब भी संभाल कर रखी है? मैथ्यू ने उम्मीद से पूछा। मिस्टर डिक्सन, अगर मरीना वापस जाती है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा, ब्रेंडन ने तुरंत कहा। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? अपना काम ठीक से करो। मैथ्यू ने उसे घूरा। लेकिन मुझे असली हथियारों के साथ मैदान में रहना ज्यादा पसंद है, राजनीति से तो ये कहीं बेहतर है, ब्रेंडन ने कहा। मैथ्यू ने अर्थपूर्ण नजर से कहा, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा रोचक काम दे सकता हूँ, करोगे? ब्रेंडन चुप हो गया। उसे मैथ्यू के तौर तरीके मालूम थे। अगर उसने मैथ्यू के जाल में कदम रखा तो फिर निकलना असंभव था। मैथ्यू ने ब्रेंडन को शांत कर मरीना की ओर देखा। मरीना, क्या तुम सच में वापस आना चाहती हो? मरीना ने सामने खड़े बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर भाव कुछ जटिल थे। वो मानो कुछ सोच रही थी। उसकी आंखें गहरी हो गईं। जैसे ही मरीना बोलने वाली थी, मैथ्यू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगा। जब पूरा विचार कर लो, तब जवाब देना, मैथ्यू ने शांत स्वर में कहा। मरीना ने होठों तक आए शब्द रोक लिए। मिस्टर डिक्सन, आप अब भी मरीना पर इतना स्नेह दिखाते हैं। मेरे लिए तो कभी इतने धैर्यवान नहीं रहे, ब्रेंडन ने हल्की ईर्ष्या के साथ कहा। मरीना और ब्रेंडन दोनों ही मैथ्यू के अधीन सैनिक रह चुके थे, पर ब्रेंडन को हमेशा लगता था कि मैथ्यू उसके साथ सामान्य व्यवहार करते हैं, जबकि मरीना को वो अपनी संतान जैसा मानते हैं। अगर तुम वो कर सको जो मरीना ने किया है, तो मैं तुम्हारी पूजा करने को भी तैयार हूँ, मैथ्यू ने अर्थपूर्ण नजर से कहा। ब्रेंडन तुरंत चुप हो गया। मजाक ही समझो, मरीना जैसी विलक्षण इंसान से कौन आगे निकल सकता था। तभी मैथ्यू के पीछे खड़ा एक गार्ड आगे आया और उन्हें किसी बात की याद दिलाई। अब लौटने का समय हो गया था। मैथ्यू ने सिर हिलाया और मरीना की ओर देखा। उसकी नजरों में हल्की उदासी थी। मरीना, मेरे प्रस्ताव पर अच्छे से विचार करना, और अगर कोई मूर्ख तुम्हारे खिलाफ कुछ करे तो मुझसे मत छिपाना।
सीधे बताना। मेरे सैनिक अक्सर कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रति पक्षपाती हूँ, अब समय है उन्हें ये साबित करने का, मैथ्यू ने दृढ़ स्वर में कहा। फिर उन्होंने हल्की नज़र रथ और हैना पर डाली। हालांकि मैथ्यू ने रथ की ओर सीधे नहीं देखा, फिर भी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हैना पूरे समय सिर झुकाए रही और रथ का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आखिर मैथ्यू कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसकी मौजूदगी ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। मिस्टर डिक्सन, चिंता की कोई बात नहीं, वो लोग बस अज्ञानी हैं, मैं उन्हें खुद संभाल सकती हूँ, मरीना ने शांत स्वर में कहा। वो मैथ्यू को छोटी बातों में परेशान नहीं करना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हारे अच्छे समाचार का इंतजार करूंगा, मैथ्यू ने सिर हिलाया। वो मरीना की क्षमता से भली भांति परिचित थे, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, और अगर कभी कुछ हो भी गया तो ब्रेंडन वहां मौजूद था। ठीक है, मरीना ने गंभीरता से कहा। मैथ्यू ने अनिच्छा से मुड़कर वहां से विदा ली। उनके जाते ही हैना को जैसे किसी भारी दबाव से राहत मिली। मैथ्यू की उपस्थिति सच में भय पैदा करने वाली थी। उनके जाने के बाद ब्रेंडन ने ईथन की ओर ठंडी नज़र से देखा। ईथन के कपड़े ठंडे पसीने से भीग चुके थे, जैसे अभी अभी नहाकर आया हो। वो डरते हुए मरीना की ओर देख रहा था। मिस बेली, मुझे बहुत खेद है, जो कुछ हुआ वो गलतफहमी थी, मैं आपसे यही माफ़ी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ नम्र और कांपती हुई थी। मैथ्यू के रवैये से अब साफ था कि मरीना कोई साधारण इंसान नहीं थी। मरीना ने ठंडे स्वर में कहा, जैसा उम्मीद थी, सेक्रेटरी जनरल की पहचान बदलने की कला किसी से कम नहीं। स्पष्ट था कि मरीना इस मामले को आसानी से खत्म करने के मूड में नहीं थी। ईथन के हाथ और ज्यादा कांपने लगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब रथ ने किया। उसने हर्नांडेज परिवार की होस्टेस होने के नाते मुझे आदेश दिया कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। उसने मुझे धोखा दिया। ईथन ने डरते हुए सारा सच बता दिया। रथ का चेहरा सख्त हो गया। उसने ईथन की ओर देखा और मन ही मन सोचा, कितना कमजोर आदमी है, थोड़ा दबाव भी नहीं झेल सका। ब्रेंडन ने रथ की ओर मुड़कर कहा, हर्नांडेज परिवार, मिसेस हर्नांडेज, मुझे तो लगा आपका परिवार व्यवसाय से जुड़ा है, फिर राजनीति में दखल क्यों? क्या ये हद से आगे नहीं है? ब्रेंडन को हर्नांडेज परिवार की परवाह नहीं थी। वो जिसे भी अपनी सीमा पार करते देखता, उसे बख्शता नहीं था। मिस्टर कैरल, ये सब गलतफहमी है। मैं कानून का पालन करने वाली नागरिक हूँ। जब कुछ संदिग्ध लगा तो मैंने रिपोर्ट की। नियत सही थी, भले नतीजा गलत निकला हो। अगर आप मेरी देशभक्ति की तारीफ नहीं करना चाहते तो कम से कम मेरे खिलाफ शत्रुता तो मत दिखाए। रथ का लहजा स्थिर था, वो अनुभवहीन नहीं थी। वास्तव में उसने मरीना को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए वह सब कुछ गलतफहमी में बदलकर खुद को बचा सकती थी। मरीना ने हल्का मुस्कुराते हुए सोचा, वो सच में बातों की तेज खिलाड़ी है। उसी पल एक ठंडी आवाज रथ के पीछे से आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैना सख्त हो गई। मरीना ने आवाज सुनते ही नजर उठाई। साइमन, वो यहाँ क्यों था? क्या उसने रथ से ये कहा था? साइमन ठंडी नजरों से रथ को देखता हुआ मरीना के सामने आ खड़ा हुआ। वो सीधे रथ के आमने सामने था और उसके इरादे साफ थे, वह मरीना की रक्षा कर रहा था। इतने घबरा क्यों रहे हो? क्या डर है कि मैं उसे कुछ कर दूंगी? रथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों की तीक्ष्णता अब कुछ कम हो गई। लगता है तुमने मेरी पिछली बातों को गंभीरता से नहीं लिया। साइमन की आवाज में ठंडक और गुस्सा दोनों थे। रथ हल्का चौंकी। साइमन कभी उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करता था, लेकिन आज वह मरीना के लिए उससे नाराज था। क्या ये सच था? कितना हास्यास्पद। रथ हल्की से हंसी और साइमन को पार करती हुई नजर मरीना पर टिकाई। तुम्हारे पीछे खड़ी ये लड़की काफी चालाक निकली। तुम्हारा स्वाद बुरा नहीं, जब वक्त मिले इसे लेकर मुझसे औपचारिक मुलाकात कराना। ये कहकर रथ मुड़ी और वहां से चली गई। हैना ने डरते हुए एक बार साइमन को देखा और जल्दी से रथ के पीछे चली गई। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, साइमन गुस्से में है, बहुत बुरा हुआ। वो मरीना की ओर घूरती हुई निकल गई। उनके जाने के बाद साइमन ने अपने भाव संयत किए और मरीना की ओर मुड़ा। उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मुझसे कोई कुछ भी मुश्किल नहीं कर सकता, मरीना बेली ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। वो रथ हर्नांडेज और हैना चैम्प को जरा भी अहमियत नहीं दे रही थी। साइमन, इस बार मैं तुम्हारी माँ से बहस नहीं करूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन उसे कह दो, अगर उसने दोबारा मरीना के लिए परेशानी खड़ी की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ब्रेंडन कैरल ने साइमन हर्नांडेज की ओर देखकर साफ साफ कहा।
तुम्हें मेरी खातिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो सही समझो वो करो, साइमन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसके स्वर से साफ था कि उसे अपनी मां के बचाव की कोई इच्छा नहीं थी। दोनों के बीच खड़ी मरीना ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ते हुए हाथ उठाया। रुको जरा, तुम दोनों। दोनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। वो औरत तुम्हारी मॉम थी? मरीना ने ध्यान से साइमन को देखते हुए पूछा। वो मेरी मदर है, साइमन ने कहा। फर्क क्या है? मरीना हैरान थी। उसके लिए मॉम और मदर में कोई अंतर नहीं था, दोनों एक ही लगते थे। साइमन आखिर कहना क्या चाहता था? मैं बाद में समझाऊंगा, साइमन ने धीरे से कहा और बात आगे नहीं बढ़ाई। मरीना ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन और नहीं पूछा। अरे, जो तुमने अभी कहा वो सच था? ब्रेंडन ने पूछा। बिल्कुल, साइमन ने बिना झिझक जवाब दिया। ब्रेंडन उसकी सीधी बात से खुश दिखा। अच्छा है, मैंने सोचा था अगर तुम अपनी मां का साथ दोगे तो आगे मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखूंगा, ब्रेंडन ने साफ कहा। तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, साइमन, अपनी मां को बताओ कि जनबर्फ में वो किसी पर हुक्म नहीं चला सकती। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे पंगा लेना उसके लिए ठीक नहीं होगा, उसने चेतावनी दी। ठीक है, मैं कह दूंगा, साइमन ने जवाब दिया। गुड, ब्रेंडन ने सिर हिलाया, फिर मरीना की ओर देखा। अब मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, मैं काम खत्म होते ही तुम्हें ढूंढ लूंगा, उसने मोबाइल आगे बढ़ाया। मरीना समझ गई कि ब्रेंडन के दिमाग में क्या चल रहा है और कुछ पल चुप रही। वो तुरंत फोन लेने को तैयार नहीं हुई। अगर तुमने नंबर नहीं दिया तो मैं अभी मैथ्यू डिक्सन को कॉल कर दूंगा, ब्रेंडन ने सख्ती से कहा। मरीना ने गहरी सांस ली और अपना नंबर फोन में डाल दिया। ब्रेंडन ने तुरंत उसे कॉल किया। मरीना के बैग में फोन बज उठा। अब खुश, उसने अपना फोन उठाकर दिखाया। ब्रेंडन ने उसका नंबर देखकर संतोष से सिर हिलाया। ठीक से रहना, समझी? अब मुझसे छिपना मत, वरना मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा, ब्रेंडन कैरल ने जाते जाते फिर चेतावनी दी। मरीना ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुरा दी। इतने समय तक छिपने के बाद भी वो ब्रेंडन से नहीं बच पाई। उधर लियोन नैन्सन और उसका एजेंट, जो पीछे खड़े थे, हैरानी से सब देख रहे थे। आखिर वो ब्रेंडन कैरल था, जनबर्फ का मेयर। आम लोग उसकी एक झलक पाने को तरसते हैं, और मरीना को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, साइमन ने नरमी से कहा जब सब चले गए। मरीना ने सिर हिलाया और लियोन की ओर देखा। मैं चलती हूँ, उसने कहा। लियोन और उसका एजेंट अब भी सन्न थे, बस सिर हिलाते रह गए। मरीना साइमन के साथ वहां से निकल गई। उन दोनों के जाने के बाद लियोन का एजेंट बोला, आखिर वो लड़की है कौन? मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी मरीना से प्राइवेट बातें नहीं की, लियोन ने जवाब दिया। अब समझ आया कि वो पियानिस्ट क्यों नहीं बनना चाहती थी, उसकी जिंदगी तो और भी रोचक है, एजेंट ने कहा, जैसे कोई थ्रिलर देख लिया हो। लियोन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैंने अनजाने में किसी बड़े आदमी से रिश्ता जोड़ लिया है। सिर्फ रिश्ता नहीं भाई, वो तो एक पूरी सीढ़ी है। अब तो जनबर्फ में हम कुछ भी कर सकते हैं, एजेंट ने उत्साह से कहा। नहीं, मरीना के नाम पर मैं कोई मुसीबत नहीं मोल लूंगा, लियोन ने तुरंत डांट लगाई। अरे, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है कि अब कोई हमें परेशान नहीं कर पाएगा, एजेंट ने सफाई दी। लियोन ने गहरी सांस ली, बस आज जो हुआ वो किसी को मत बताना। मरीना हमेशा लो प्रोफाइल रखती है, ये तो मुझे भी पता है, मिस्टर नैन्सन, एजेंट ने आंखें घुमाई। इस बीच मरीना साइमन के साथ उसकी कार में बैठी। साइमन ने इंजन शुरू नहीं किया, बस उसे ध्यान से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मरीना ठीक है, तब उसने राहत की सांस ली। सॉरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी, साइमन ने खामोशी तोड़ी। अरे, तुमने अभी तक बताया नहीं, मॉम और मदर में फर्क क्या है? मरीना ने जिज्ञासा से पूछा। साइमन उसकी उत्सुकता देखकर हंस पड़ा। वो वही मरीना थी जिसे वो पसंद करता था, सीधी, सच्ची और दिलचस्प। रथ हर्नांडेज और हना चैम्प उसके आगे हमेशा बेबस हो जाती थी। वो मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, साइमन ने बताया। ओह, समझ गई, मरीना ने तुरंत कहा। मेरी असली माँ की मौत तब हुई जब मैं छोटा था, उसके बाद पापा ने दूसरी शादी की थी। मॉम दिल से जुड़ा शब्द है, साइमन ने कहा, और मदर सिर्फ एक रिश्ता है, ठंडा और दूर। तो तुम्हारा उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है? मरीना बेली ने भौहें उठाकर पूछा। इस वक्त तो बस नाम का साथ है, साइमन हर्नांडेज ने कुछ सोचकर कहा। मरीना ने सिर हिलाया। इतने बड़े परिवारों में रिश्ते उलझे हुए ही होते हैं, कुछ भी मुमकिन था। वैसे भी मरीना को इस मामले में गहराई तक जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उसने तो बस यूं ही पूछा था। वो सोच रही थी कि हर्नांडेज परिवार में सिर्फ एक ही गृहस्वामिनी है, इसलिए उसे अंदाजा ही नहीं था कि रथ हर्नांडेज साइमन की स्टेपमदर है। चिंता मत करो, वो दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेगी, साइमन ने गंभीरता से कहा। परेशान? वो मुझसे कुछ कर ही नहीं सकती, मरीना ने बेफिक्र लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, साइमन ने राहत की सांस ली कि मरीना को बुरा नहीं लगा। ओके, मरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे शोफा मिल गया था। उधर रथ हर्नांडेज और हैना चैम्प घर लौट आई। रथ गुस्से में घर में घुसते ही अपना बैग फर्श पर फेंक दिया। हैना ने तुरंत झुककर उठा लिया। मिसेस हर्नांडेज, गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसने जल्दी से कहा। सब उस औरत की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? क्या तुमने उसकी जांच की या नहीं? कुछ पता चला? रथ का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। इतनी बेइज्जती उसने पहले कभी नहीं झेली थी। वो मरीना से गहरी नफरत करने लगी थी। अभी तक नहीं, हैना ने सिर हिलाया। क्यों नहीं? तुम्हारी रफ्तार पर मुझे बहुत निराशा है, हैना, रथ ने नाराज होकर कहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही, जैसे किसी ने सब कुछ छिपा दिया हो, हैना ने निराश स्वर में कहा। उसने कई लोगों से बात की, लेकिन किसी के पास मरीना बेली के अतीत की कोई जानकारी नहीं थी। किसी ने उसकी जानकारी छिपा दी। रथ हैरान रह गई। हाँ, और मुझे लगता है कि साइमन ने ही ऐसा करवाया है, हैना ने अंदाजा लगाया। रथ ने आज की रात का सारा घटनाक्रम याद किया। पहले ब्रेंडन कैरल, फिर बुजुर्ग मैथ्यू डिक्सन। दोनों ही मरीना के प्रति बेहद विनम्र थे। क्या मरीना का कोई रिश्ता सेना आमिद से था? क्या इसी वजह से साइमन उस पर इतनी देर तक नजरें टिकाए रहा? शायद उनका रिश्ता दिखावे का हो और मरीना असल में साइमन हर्नांडेज की कोई अहम चाल हो। उस औरत पर नजर रखो और कुछ भी नया मिले तो तुरंत बताओ, रथ ने आदेश दिया। यस मिसेस हर्नांडेज, हैना ने कहा, पर रथ की आंखों में बेचैनी अभी भी थी। अगर मरीना का संबंध वाकई आमी से हुआ तो उसे साइमन के करीब आने से रोकना होगा, खासकर अब जब वो और साइमन परिवार में बराबर ताकत रखते हैं। लेकिन अगर सेना बीच में आ गई तो हालात उसके खिलाफ पलट सकते हैं, और अगर शक्ति का ये संतुलन बिगड़ा तो उनका रिश्ता भी टूट सकता है। रथ ऐसा होने नहीं देगी, वो किसी को भी अपनी स्थिति डगमगाने नहीं देगी। उधर मरीना साइमन की कामें चुप बैठी थी। उसने आंखें बंद कर ली और सोच में डूब गई। बंद कार में साइमन की खुशबू और गहरी हो गई थी। कुछ ही देर में मरीना उसी खुशबू में लिपटी सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को साइमन की बाहों में पाया। वो उसे सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले जा रहा था। मरीना ने चारों ओर देखा। ये तो उसका घर नहीं था, बल्कि साइमन का। साइमन, तुमने कहा था कि मुझे घर छोड़ोगे, उसने नींद भरी आवाज में कहा। साइमन का तो जैसे उसे उठाकर अपने घर लाना आदत बन गया था। मरीना ने मन ही मन सोचा, ये तुम्हारा घर भी है, साइमन ने सहज लहजे में कहा। तुम तो बहुत थिक स्किन्ड हो, साइमन, तुम्हारी ये बात बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, मरीना ने व्यंग्य से कहा। साइमन हल्के से हंसा, बिना कुछ कहे। वो उसे तीसरी मंजिल तक ले गया। मरीना के चेहरे पर हैरानी झलक उठी। उसे याद था, साइमन का बेडरूम तो दूसरी मंजिल पर है, तो फिर वो उसे ऊपर क्यों ला रहा था? मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है, साइमन ने कहा, मानो उसके मन की बात जान गया हो। क्या? थोड़ा इंतजार करो, पहुंचकर देखो, साइमन ने रहस्यमयी मुस्कान दी। इतना सस्पेंस क्यों? मरीना ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। कुछ ही देर बाद वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे। साइमन ने उसे नीचे उतारा। मरीना ने देखा, जमीन पर पूरी कापट बिछी थी। उसने सीढ़ियों की ओर देखा, वहां भी कापट थी। मुझे पता है, तुम्हें शूज पहनना पसंद नहीं, इसलिए ताकि तुम्हारे पैर ठंडे न हो, साइमन ने समझाया। मरीना कुछ पल के लिए चुप रह गई। साइमन ने उसकी छोटी छोटी पसंद तक याद रखी थी। चलो और भी दिखाता हूँ, साइमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दरवाजा खोलो और देखो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मरीना ने हल्की झिझक के साथ दरवाजा खोला और हैरान रह गई। कमरा एक नया स्टूडियो बन चुका था। मरीना अंदर गई और चारों ओर देखा। दीवार पर सलीके से लगे कैबिनेट्स, जिनमें ड्राइंग पेपर, ब्रशेस और हर तरह के कलर्स थे। कमरे में हर चीज मौजूद थी जो एक आर्टिस्ट को चाहिए। पसंद आया? साइमन ने उत्साह से पूछा। क्या ये मेरे लिए है? मरीना ने पलटकर देखा। और किसके लिए होगा? साइमन मुस्कुराया। पर अचानक स्टूडियो क्यों? मरीना ने एक पेंसिल उठाए, वही ब्रांड जो वो हमेशा इस्तेमाल करती थी।
मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स देखी थी सोलेमवुड में, साइमन ने कहा। मरीना सब समझ गई। साइमन ने बताया, जिस केस पर तुमने पहले काम किया था उसमें सामने वाला अकिस्टर के खजाने की चाबी के पीछे था। वो फैमिली कैम्बल परिवार से जुड़ी थी, इसलिए फंस गई। साइमन ये दिखाना चाहता था कि वो उसके पीछे जासूसी नहीं कर रहा। ठीक है, मरीना ने कहा, जैसे उसे कोई फर्क न पड़ा हो। साइमन फिर ईजल के पास गया, वहां एक खाली स्केच पेपर लगा था। मरीना ने देखा और बोली, इतना सब तो तैयार कर लिया, लेकिन मॉडल कहाँ है? मॉडल? साइमन ने चौंक कर पूछा। अरे मिस्टर हर्नांडेज, मॉडल के बिना मैं कैसे ड्रॉ करूं? ये तो बड़ी ओवरसाइट है, मरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। साइमन उसकी बात सुनकर हंसे बिना नहीं रह सका। शायद अब उसे समझ आ गया था कि मरीना को मजाक करने में उतना ही मजा आता है जितना उसे खुश देखने में। साइमन ये सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम सही कह रही हो, मैं लापरवाह था, लेकिन अब इसकी भरपाई कर सकता हूँ। साइमन की आंखों में हल्की चमक थी जब उसने ये कहा। क्या? मरीना ने सिर उठाया। फिर साइमन कुछ कदम पीछे हटा और कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। मिस बेली, क्या तुम मुझसे अपने मॉडल के रूप में खुश हो? उसने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा। मरीना ने आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए हाथ में पकड़े पेन से उसकी ओर इशारा करने का नाटक किया। फिर सिर हिलाया। मैं ऐसे मॉडल इस्तेमाल नहीं करती जिन पर इतने कपड़े हों। साइमन ने समझते हुए सिर हिलाया और अपना कोट उतार दिया। अंदर सफ़ेद शर्ट थी। मरीना ने पहले साइमन को छुआ था और जानती थी कि उसका बॉडी सच में बहुत हॉट है, लेकिन इतने करीब से उसने कभी उसे नहीं देखा था। अब जब उसने कोट उतार दिया तो उसका खून तेजी से दौड़ने लगा। क्या और कपड़े उतारूं? साइमन ने अपने शर्ट के बटन पर हाथ रखते हुए पूछा। लग रहा था अगर मरीना सिर हिला दे तो वो तुरंत खोल देगा। हाँ, मरीना ने बिना हिचक जवाब दिया। साइमन ने जरा भी देर नहीं की और शर्ट खोल दी। जैसे ही उसने शर्ट उतारी, मरीना ने गला सूखते हुए निगल लिया। कमाल है, इस लड़के का बॉडी तो सच में बहुत हॉट था। साफ परिभाषित एब्स, चौड़ी चेस्ट और मजबूत शोल्डर्स। उसका हर इंच किसी कलाकार के लिए भगवान की परफेक्ट कृति जैसा था। क्या अब भी और कपड़े उतारूं? साइमन ने देखा कि मरीना उसे घूर रही थी, तो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। आखिरकार जब भी ये लड़की उसे गले लगाती थी, बस सो जाती थी। उसे लगता था कि उसकी मर्दाना चाम का अपमान हुआ है। तुम और कपड़े उतार सकते हो? मरीना की आंखें फैल गईं। बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो। साइमन की लंबी उंगलियां पहले ही बेल्ट पर थीं। मरीना लगभग हाँ कहने ही वाली थी, लेकिन आखिरी पल में उसने अपनी इच्छा दबा ली। नहीं, अब जरूरत नहीं, इतना काफी है, उसने जल्दी से कहा। वो मूर्ख नहीं थी। अगर उसने और उतारा तो बात मॉडलिंग से आगे बढ़ जाती। वहां खड़े रहो और कोई कंफर्टेबल पोज लो, क्यों न बैठ जाओ? उसने खुद को संभालते हुए कहा। इतने परफेक्ट मॉडल के सामने उसके हाथ खुद ब खुद स्केच बनाने को बेचैन हो रहे थे। साइमन आज्ञाकारी बनकर कुर्सी पर बैठ गया। सिर्फ बैठने की उसकी अदा भी बेहद आकर्षक और लुभावनी थी। मरीना को अचानक अफसोस हुआ कि उसने उसे आगे उतारने नहीं दिया। नहीं मरीना, होश में आओ, उसने खुद से कहा। ये लड़का तुम्हारे बस का नहीं। वो उन कल्पनाओं को दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगी। फिर साइमन को एक पल देखा और कागज पर रेखाएं खींचनी शुरू की। क्या पहले वाले मॉडल्स भी ऐसे ही नग्न होते थे? साइमन ने आलस से कहा। हाँ, मरीना ने ध्यान स्केच पर रखते हुए छोटा जवाब दिया। टॉपलेस या पूरी तरह से? साइमन का स्वर थोड़ा भारी था। कुछ टॉपलेस और कुछ पूरी तरह से, मरीना ने तेजी से रेखाएं खींचते हुए कहा। साइमन की आंखों में अंधेरा उतर आया। वो आर्मरेस्ट पर झुक गया। अरे हिलो मत, मैंने अभी शुरू ही किया है, मरीना ने कहा। जब तुम दूसरों को न्यूड बना चुकी हो तो मैं पीछे क्यों रहूं? साइमन ने कपड़े उठाते हुए कहा। रुको, मेरे मॉडल सब प्लास्टर फिगर्स थे, असली लोग नहीं, मरीना ने जल्दी से समझाया। तुमने कभी असली इंसान नहीं बनाया? साइमन ने रुकते हुए पूछा। नहीं, बहुत कम लोग हैं जिन्हें देखकर मैं ड्राइंग करना चाहूं, उसने जवाब दिया। साइमन ने उसे गौर से देखा, फिर बैठ गया। थोड़ा इस तरफ, मरीना ने कहा, और उसने आज्ञा मानी। तो मैं तुम्हारा पहला रियल मॉडल हूँ? बिल्कुल, तुम पहले हो। झूठी, तुमने सोलेमवुड पुलिस स्टेशन में पोर्ट्रेट्स बनाए थे, साइमन ने कहा। मरीना ने कहा, वो कपटों वाले पोर्ट्रेट्स थे, वो गिनते नहीं, ये कुछ और है। साइमन ने बात मान ली। मरीना ने राहत की सांस ली। अगर उसका बॉडी इतना परफेक्ट न होता तो वो इतनी मेहनत न करती। बाकी समय दोनों चुप रहे।
मरीना का ध्यान स्केच में डूब गया था, जबकि साइमन की नज़रें उसी पर टिकी थीं। कहा जाता है, मर्द काम करते हुए सबसे हैंडसम लगते हैं, पर साइमन को लगा कि पूरे ध्यान से स्केच बनाती औरत भी उतनी ही खूबसूरत होती है। खिड़की से आती हवा ने पर्दों को हिलाया, कुछ बाल मरीना के माथे पर उड़ाए। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, वो किसी गिरे हुए फरिश्ते जैसी शांत और मनमोहक लग रही थी। साइमन चाहता था ये पल उसकी यादों में हमेशा रहे। हो गया, मरीना ने आखिरकार कहा। साइमन ने राहत की सांस ली और उठकर उसकी ओर बढ़ा। वो देखना चाहता था कि वो उसकी नज़र में कैसा दिखता है, पर जैसे ही उसने चित्र देखा, वह ठिठक गया। ये मेरा पोर्ट्रेट है? उसने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है क्या? मरीना ने सहजता से कहा। साइमन चुप रहा। एब्स तो वैसे ही हैं, लेकिन मेरा चेहरा कहाँ है? उसने दांत भींचे।